हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फार्मेकोथेरापेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर 2। हम लोग पढ़ रहे थे डर्मेटोलॉजी के बारे में, तो उसका एक पार्ट हो चुका था सोरियासिस। आज हम लोग इसके जो दो टॉपिक्स रह गए हैं, स्कैबीज और एक्जिमा, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे स्कैबीज के बारे में। ये क्या है, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, पूरा चैप्टर ही सिर्फ 2 पीरियड का है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो स्कैबीज इज ए कंटेजियस स्किन डिसीज। ये ध्यान रखिएगा, जो तीनों क्या कहते हैं स्किन डिसीज है जो आपके सिलेबस में है, तो उसमें से सिर्फ यही एक ऐसा है जो कंटेजियस है। कंटेजियस मतलब एक से दूसरे में फैलने वाली, और कंटेजियस जब बोलते हैं तो समझिए बहुत तेजी से फैलने वाली ये बीमारी है एक से दूसरे में, अगर किसी के साथ में कोई क्लोज कॉन्टेक्ट बनाता है तो। ठीक, तो ये क्या है, एक स्किन डिसीज है और कंटेजियस है। और किसकी वजह से ये होता है, ये होता है सैक्रोप्टेस स्कैबीवेर होमिनिस। ये पैथोजन का नाम है, क्या नाम है, सैक्रोप्टेस स्कैबीवेर होमिनिस। ये एक तरीके का माइट होता है। माइट मतलब एक छोटा सा, जैसे आपने देखा होगा स्पाइडर, ये क्या मकड़ी की तरीके का एक छोटा सा जीव है, उसको हम लोग माइट बोलते हैं। ठीक है ना, माइट। आप या घुन देखा होगा आपने, तो घुन की तरह से बहुत छोटा सा एक क्या है, ये क्रिएचर है। ये करता क्या है, तो दैट मेक्स टनल बीनीथ दी स्किन। ये स्किन के नीचे जाता है, समझिए सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसके नीचे जाता है, फिर वहां पे जाके एक टनल बनाता है। टनल मतलब होता है सुरंग, समझिए एक तरीके से वहां पे सुराख बना देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एंड कॉज स्मॉल रेड बम्प्स एंड सीवियर इचिंग। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, जब वो अंदर जाके सुराख बनाता है तो फिर ये बनाता है ऊपर होता है। ठीक है ना, अंदर जाके वो काम करता है घुस के, फिर ऊपर ऐसे ऐसे दिखने लगता है, जिसको हम लोग बम्प बोलते हैं। बम्प को आप फोड़ा भी कह सकते हैं, कहीं पे इसको गुमड़ा भी बोलते हैं, या लम्प्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, बम्प या लंप कुछ भी कहिए। तो ये इस जैसा एक फोड़े जैसा, एक फुंसी जैसा क्या कहते हैं, इरेक्शन हो जाता है स्किन के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैबीज। इस तरीके का जो भी है उसको स्कैबीज नहीं बोलेंगे, बल्कि जब इसकी वजह से होगा तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्कैबीज बोलते हैं। ठीक है, और उसमें बहुत ज्यादा खुजली होती है। अब इसकी एटियोलॉजी क्या है, तो यही इसका एटियोलॉजी भी है जिसकी वजह से ये हो रहा है, सैक्रोप्टेस स्कैबीवेर होमिनिस। ठीक है ना, ये इसका एटियोलॉजी है। पैथोजेनेसिस क्या है इसका, तो ये तो सबसे पहले क्या है, ये इसका जो पैथोजन है वो आएगा। ठीक है, पैथोजन क्या है इसका, सैक्रोप्टेस स्कैबीवेर होमिनिस। तो ये आता है, तो वो फिर कहाँ जाता है, ये मान लीजिए किसी के कांटेक्ट में, आप मान लीजिए किसी को ये बीमारी थी और आप उसके कांटेक्ट में गए, तो वो आपके साथ भी आ गया। फिर वो जाएगा कहाँ, मूव करके स्किन तक पहुंचेगा, चाहे कहीं पे भी आपके कपड़ों में लग गया, कहीं पे लग गया, तो वो मूव करके कहाँ जाएगा, आपके स्किन में जाएगा। फिर स्किन के बाद वो जाता है नीचे, आपके स्किन के नीचे, फिर वहां पे क्या करता है, फॉर्मेशन टनल बीनीथ दी स्किन। स्किन के नीचे क्या करता है, टनल का फॉर्मेशन करता है, एक सुरंग बनाता है, समझिए। ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या होता है, स्कैबीज हो जाता है, यानी ईची, वहां पे क्या होगा, लंप बन जाएगा या बम्प सा हो जाएगा, एक फोड़ा सा हो जाएगा, उसमें बड़ी खुजली होगी, तो वो क्या हो जाएगा, स्कैबीज हो जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो रेड बम्प्स या लम्प्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो दिखेगा, जैसा कि आपको मैंने ऊपर दिखाया, उसमें खुजली होगी। और तीसरी इसकी एक मतलब क्या कहते हैं, एक पहचान, एक सिम्टम ये भी है कि ये ना स्क्रैचिंग से बड़ी तेजी से फैलता है। मान लीजिए आपके हाथ में था, आपने उसको खुजलाया, तो फिर पता चला एक दूसरा और निकल गया, उसको खुजलाया तो वहां से वो क्या कहते हैं, पैथोजन जो है वो निकला और तीसरी जगह और कर दिया। तो ये बड़ी तेजी से फैलता है, ये कंटेजियस है। एक तो आप ही के बॉडी में फैलेगा और फिर दूसरों तक भी बड़ी तेजी से ये फैलता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या आएगा, तो आदमी साफ सुथरा रहे, प्रॉपर हाइजीन का ख्याल करे, और क्या करेगा, एन अदर शुड अवॉइड ए क्लोज कॉन्टेक्ट विद अफेक्टेड पर्सन। और दूसरे लोगों को क्या है, जो अफेक्टेड पर्सन है जिसको स्कैबीज है, उससे थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए क्लोज कांटेक्ट बनाने से। और इसको खुद भी थोड़ा सा मतलब परहेज करना चाहिए कि दूसरे लोगों के साथ में ये मतलब उठक बैठक न करे, क्लोज कांटेक्ट न बनाए, ताकि उनको भी ये बीमारी ट्रांसफर न हो। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या आएगा इसके, तो एक तो टॉपिकल क्रीम एंड लोशंस लगाएंगे। इसमें ये याद रख लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा मतलब फेमस दवा है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है स्कैबीज के अंदर, वह परमेथ्रिन। क्या है, परमेथ्रिन
क्रीम भी आता है, इसका लोशन भी आता है। तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगर पूछे कि स्कैबीज के लिए कौन सी दवा यूज़ होती है तो आप ये बताएंगे, और अगर कोई पेशेंट भी आता है तो उसको यही वाला क्रीम देंगे, परमेथ्रिन। इसके ऊपर पूरी रिसर्च की गई है अमेरिका के अंदर, आप इसको जाके देख भी सकते हैं drug.com जो है, कि इसका मतलब रिजल्ट सबसे और भी बहुत सारी दवाओं के मुकाबले में सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसका लोशन वगैरह आता है, ऐसे ही कैलामाइन लोशन आता है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है। दूसरा इसमें क्या हम लोग यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक। अब ये जो है ना एंटीबायोटिक, ये जो परमेथ्रिन है ये मतलब ओरली यूज नहीं होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या टॉपिकली यूज करते हैं, यानी ऊपर लगाएंगे। और उसी कैटेगरी की दवा समझिए ये भी है उससे, लेकिन इसका रिजल्ट थोड़ा कम है, ये इतना अच्छे से काम नहीं करता है, लेकिन इसको भी स्कैबीज में यूज किया जाता है और इसको ओरली दिया जाता है। तो ये क्या है, आइवरमेक्टिन। क्या है, आइवरमेक्टिन। ये यूज किया जाता है एज ए एंटीबायोटिक के तौर पे, और ये उस वक्त दिया जाता है कि मान लीजिए जब सिर्फ आप परमेथ्रिन यूज कर रहे हैं तो वो काम नहीं कर रहा है, तो साथ में फिर इसको भी क्या है, ओरली दिया जाता है। ठीक। और तीसरी दवा हम लोग देते हैं एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ये क्या करेगा, एलर्जिक रिएक्शन को कम करेगा। मान लीजिए खुजली, एलर्जिक की वजह से खुजली वगैरह हो रही है तो वो खुजली में आराम देगा। उसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि क्या है, सेट्रोजिन हो गया, ऐसे ही प्रोमेथाजिन हो गया, डाइफेनहाइड्रामीन हो गया, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इसको हम लोग यूज करते हैं, ये दवाएं हो गई इसकी। अब एक टॉपिक और था इसमें, वो था एक्जेमा। तो एक्जेमा क्या है, तो पहले इस वर्ड को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, समझ रहे हैं ना। जैसे ये जो वर्ड्स होते हैं जो मतलब किसी दूसरे लैंग्वेज से लिए जाते हैं तो उसको पूछ लेता है एक नंबर का क्वेश्चन वहां से। तो एक्जेमा क्या है, द टर्म एक्जेमा हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एक्जिन। ठीक है ना, तो जो एक्जेमा है ये कहाँ से निकला है, तो ग्रीक का एक वर्ड है एक्जिन, वहां से निकला है, वहां से इसको डिराइव किया गया है। और इसका एक्जिन का मतलब क्या होता है, टू बॉइल ओवर और ब्रेक आउट। ठीक है ना, क्या मतलब होता है, बॉइल ओवर, जैसे कि मान लीजिए बॉइल ओवर का मतलब उबाल मारना, ब्रेक आउट का मतलब समझिए कि बाहर आ जाना। जैसे कि मान लीजिए नदी है, पानी उसमें बह रहा है तो ब्रेक आउट हो गया, यानी उसके जो बांध हैं दोनों तरफ से उससे बाहर निकल गया। ठीक है ना, तो ब्रेक आउट। अब ये जो दोनों मीनिंग है इसको हम लोग एक्जेमा से कैसे कोरिलेट करेंगे, तो एक्जेमा में क्या होता है, असल में इन्फ्लामेशन हो जाता है। मान लीजिए आपकी नॉर्मल स्किन है, उसमें इन्फ्लामेशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, उभर जाएगा, समझ में आ रही बात, तो ऊपर आ जाता है वो एक तरीके से। तो या तो फिर क्या होता है, एक्जेमा में ऐसा होता है कि कुछ ब्लिस्टर वगैरह हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, कि जिसमें आप जब खुजली करते हैं उसको खुजाते हैं तो वहां से पस वगैरह निकलने लग जाता है, मवाद निकलता है। तो वहां से एक तरीके से समझिए जैसे नदी क्या है, जब ओवरफ्लो हो जाती है, बह जाती है, ब्रेक आउट हो जाता है पानी का वहां से, ऐसे ही यहाँ से क्या होता है समझिए एक तरीके से पस वगैरह बहने लग जाता है। खैर जो भी हो, तो इसका असल मीनिंग क्या है, बॉइल ओवर या ब्रेक आउट। अब एक्जेमा क्या है, तो एक्जेमा इज ए ग्रुप ऑफ मेडिकल कंडीशन। एक्जेमा क्या है, ये कोई एक बीमारी नहीं, इसमें कई सारे मतलब मेडिकल कंडीशन इसके अंदर आते हैं। ठीक है ना, विच कॉजेज इन्फ्लामेशन, जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, कोई एक रीजन नहीं है, बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं जो कि क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं और इरिटेशन कॉज करते हैं। कहाँ पे, स्किन के अंदर, स्किन में इन्फ्लामेशन कर देंगे और क्या करेंगे, इरिटेशन होगा, उसमें जलन होगा, खुजली वगैरह होगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें इन्फ्लामेशन होता है, तो इसको हम लोग डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। एक्जेमा के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी टाइप के डर्मेटाइटिस हैं सबको एक्जेमा हम लोग बोलेंगे, नहीं, जितने भी एक्जेमा हैं उन सबको हम लोग डर्मेटाइटिस तो बोलेंगे, लेकिन जितने भी क्या हैं डर्मेटाइटिस है उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्जेमा नहीं बोलते हैं। ठीक, अब इसके 7 अलग अलग टाइप्स हैं एक्जेमा के, लेकिन उन सबको आपको पढ़ना नहीं है। 5 मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं, अगर आपको मतलब याद करना हो तो करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो पहला इसका जो टाइप है वो क्या है, एटोपिक डर्मेटाइटिस। क्या है, एटोपिक डर्मेटाइटिस। हाँ, अगर आपको पूरा नहीं याद हो रहा, सिर्फ नाम याद कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो एटोपिक क्या है, तो ये सबसे ज्यादा कॉमन है। ठीक है ना, यही ज्यादा होता है एक्जेमा। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है स्किन के अंदर, और फिर स्किन क्या है, इन्फ्लामेशन वाला एरिया क्या होगा, ड्राई हो जाएगा और उसमें खुजली होगी। ठीक, और क्या है कॉमनली, और ये जो मतलब एटोपिक डर्मेटाइटिस है ये कॉमनली बच्चों को अफेक्ट करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही हो, ये किसी भी एज में हो सकता है। तो उसमें होगा क्या, तो इन्फ्लामेशन होगा, इरिटेशन होगा, ड्राइनेस हो जाएगा, वहां से फट भी सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक,
अब इसके रीजन क्या है एटियोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्या है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। क्या है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस? इट इज आल्सो कॉल्ड एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। इसको हम लोग एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, इसलिए कि ये क्या है एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। और कौन से एलर्जिक रिएक्शन? जो इन्वायरमेंटल हैं, जैसे कि मान लीजिए पोलन हो गया, गर्मी सर्दी, धूल डस्ट, समझ में आ रही बात, पोल्यूशन वगैरह की वजह से जो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तीसरा है डाइशाइड्रोटिक एक्जेमा। क्या है डाइशाइड्रोटिक एक्जेमा? तो ये क्या, इट अकर्स मोर कॉमनली इन वीमेंस। और ये क्या है ये औरतों में ज्यादा मतलब होता है। और ये क्या करता है? तो ये भी क्या है स्किन को ड्राई कर देता है, उसमें बर्निंग सेंसेशन होता है यानी जलन होती है, और दर्द होता है, रैशेज हो जाते हैं और ब्लिस्टर हो जाते हैं। ठीक है ना, रैशेज जैसे आपने पढ़ा चकत्ते हो जाते हैं, या ब्लिस्टर का मतलब ये होता है छाले जैसे पड़ जाते हैं, उसके अंदर एक समझिए एक तरीके से पानी या मवाद या पस वगैरह भर जाता है। ये होता कहाँ पे है? तो ये खास तौर से जो हाथ की हथेली है उसमें होता है, या जो पैर के सोल है, सोल मतलब जो तलवा है वहां पे ये होते हैं, और इसमें दर्द भी होता है बहुत। जैसे हाथ में होता है ना, तो ये उंगलियां ऐसी टेढ़ी की टेढ़ी हो जाती हैं, मतलब सीधी भी नहीं होती हैं, बड़ी दिक्कत होती है इसमें। और चौथी जो इसकी टाइप है वो है न्यूम्यूलर डर्मेटाइटिस। तो इट कॉज स्मॉल राउंडेड लेशंस ऑल ओवर द बॉडी। तो इसमें क्या होता है? तो ये छोटे छोटे से गोल गोल से क्या है पूरी बॉडी के ऊपर घाव बना देता है। लेशन मतलब समझिए घाव हो जाता है, सोर हो जाता है, जख्म हो जाता है, अल्सर जैसा हो जाता है, समझिए कट जाता है वहां से। ठीक, लेकिन ये पूरी बॉडी में तो होता है, लेकिन खास तौर से ये कहाँ पे होता है? जो हमारे आर्म्स हैं, जो बाजू हाथ हैं और जो पैर हैं उसमें होता है। ठीक है, पांचवा जो है वो है स्टेटिस डर्मेटाइटिस। और ये कहाँ पे होता है? तो ये हमारे पैरों में होता है, समझ में आ रही बात? और पैरों में भी नीचे वाला जो हिस्सा है वहां पे होता है। और क्यों होता है? कि ब्लड का फ्लो पूरी तरीके से नहीं हो पाता उस एरिया में, तो उसकी वजह से फिर वहां पे कलर डिसकलरेशन भी हो जाता है पैरों में, यानी उनका जो कलर है वो ब्लूइश कलर का पैर दिखने लग जाएगा। तो ये और भी इसके टाइप्स हैं, लेकिन ये 5 मेन टाइप है जो मैंने आपको बता दिए। सिर्फ आप इसके नाम भी याद कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसकी एटियोलॉजी क्या है? तो जो एग्जैक्ट कॉज है एक्जेमा का वो हमको मालूम नहीं है। हाँ, कुछ फैक्टर्स हैं जो मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो वो क्या है? इरिटेंट्स। कोई भी ऐसी चीज जो इरिटेशन कॉज करता है, जैसे कि आप कोई शैम्पू यूज कर रहे हैं जिससे आपको एलर्जी हो जा रही है, इरिटेशन कर रहा है, तो वो भी कॉज कर सकता है। कई सारे लोगों को देखा जो साबुन वगैरह कुछ होते हैं वो यूज करते हैं तो उनको उससे एलर्जी हो जाती है, तो वो भी हो सकता, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ऐसे ही जो डिटर्जेंट्स होते हैं, जैसे क्या कहते हैं जो नहाने जो धुलने वाले सरफ या साबुन है, तो उनकी वजह से भी कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो इरिटेट, तो ये सब क्या है? एक तरीके से इरिटेंट्स हैं। जैसे क्या कोल्ड और ड्राई वेदर, जो मौसम बदलते रहते हैं ठंडी और गर्मी का, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है। ऐसे ही सिगरेट जो है वो भी एक फैक्टर हो सकता है, वो भी क्या है? रिस्पॉन्सिबल हो सकता है एक्जिमा के लिए। स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस लेता है आदमी को तो इम्यून सिस्टम किसी हद तक डिस्टर्ब होता है। ऐसे ही एलर्जन जो होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, पोलन हो गए, मोल्ड हो गया, डस्ट हो गया, माइट्स हो गए, तो इनकी वजह से भी हो जाता है। ये सब मैं बहुत पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद क्या है? जेनेटिक फैक्टर्स, यानी किसी की फैमिली हिस्ट्री है, उसके जीन में ही कुछ दिक्कत है इस टाइप की, तो उसको भी हो जाएगा। ऐसे क्या इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी होता है, इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी आ गई कुछ, वो बहुत ज़्यादा क्या ओवर एक्टिव हो गया, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। तो पैथोजेनेसिस क्या है इसका? तो क्या कहते हैं कोई भी एटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे मान लीजिए एलर्जन हो गए, ठीक है, कोई मान लीजिए पैथोजन हो गया कोई, तो वो आया, उसकी वजह से फिर क्या होगा? इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो जाएगा, फिर टी सेल रिलीज होंगे, उसके बाद क्या होगा? स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ साइटोकाइंस, फिर साइटोकाइंस रिलीज होंगे, इन्फ्लेमेशन होगा, फिर एक्जेमा हो जाएगा। अब ये मैंने इतना सिंपल सा बनाया है ना, आप देखोगे किताबों के अंदर जाके तो ऐसे पूरा पूरा पेज भर रखा, मैं दिखाऊंगा आपको कि पूरा पूरा पेज भर रखा, समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें इसको, समझ रहे हो ना? तो आपको इतना ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किताबों को देख के उन्होंने उसको क्या किया, गूगल से उठाया और छाप दिया वैसे ही, समझ रहे हो ना? तो इसको आप इतना भी याद कर लेते हो तो ये काफ़ी है आपके लिए। उसके बाद इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? ड्राई एंड इची स्किन, स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगा, उसमें खुजली होगी, रेड रेशेस पड़ जाएंगे, चकत्तेस हो सकते हैं, स्किन में क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। ऐसे क्या है? क्रस्टिंग स्किन, क्रस्टिंग का मतलब होता है परत, समझ में आ रही बात? तो ऊपर से पपड़ी सी क्या है उस पर छूटने लग जाती है, तो ये भी
एक क्या है इसका सिम्टम है, एक मैनिफेस्टेशन है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो सफाई सुथराई रखेगा आदमी और क्या करेगा, एलर्जन से अवॉइड करेगा, जैसे डस्ट हो गया, पोलन हो गए, क्या कहते हैं कोई कहीं कोई ऐसी जगह जहाँ पे गंदा धुआं वगैरह निकल रहा है तो ऐसे एरियो से भी बचेगा, ठीक है ना। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो इसमें एक टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम देते हैं। तो ये जो स्टेरॉइड क्रीम्स होते हैं ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। समझ में आ रही बात, ये खास तौर से इम्यून पे काम करते हैं। उसके अलावा भी क्या है, इन्फ्लेमेशन अगर हो चुका है तो उसको कम करने का काम करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल क्या, क्लोबेटासोल। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लोबेटासोल है ये, क्लोबेटासोन नहीं है। मैंने शायद फर्स्ट जो पार्ट था इसका सोरियासिस, उसमें भी टॉपिकल क्रीम थे, टॉपिकल स्टेरॉइड क्रीम था, तो वहां पे मैंने शायद आपको बता दिया था क्लोबेटासोन, तो उसको ठीक कर लीजिएगा, क्लोबेटासोन नहीं है, क्लोबेटासोल है, ठीक है। उसके अलावा और क्या होता है इसमें, मोमेटासोन यूज कर सकते हैं, इसका क्रीम वगैरह लोशन वगैरह आता है। ऐसे क्या है, ट्राई एम्सिनोलोन भी यूज किया जाता है, ठीक है। इसके क्रीम आएंगे, लोशन वगैरह आएंगे लगाने के लिए। दूसरा इसमें हम लोग मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, जो स्किन ड्राई हो रहा है, सूख गया है, तो उसको ये सॉफ्ट करेंगे। ऐसे क्या है, एंटी हिस्टामिन ड्रग वगैरह हम लोग यूज करेंगे ताकि एलर्जिक रिएक्शन को कम किया जाए और ईचिंग वगैरह ना हो। तो इसका एग्जाम्पल सेट्रिजिन हो गया, इसी में क्या है, लीवोसिट्रिजिन भी आता है, और क्या है, प्रोमेथाजिन हो गया, डाइफेनहाइड्रामिन हो गया। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये एंटी हिस्टामिन ड्रग को याद कर लीजिएगा, समझ में आ रही बात, ये याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा मतलब इसकी ज़रूरत भी पड़ती है और एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक है। दूसरा ये जो क्या कहते हैं स्टेरॉइड वाले ड्रग्स हैं, उसको भी थोड़ा याद कर लीजिएगा आप। तो ये जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 10, ये भी कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।